गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल में 3rd चैप्टर जल संसाधन। इसके पहले हमने पढ़ा है संसाधन और विकास, और दूसरा चैप्टर था हमारा वन तथा वन जीव संसाधन। तो आपने अगर उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। और अब हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जल संसाधन क्या होता है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल का साम्राज्य है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें 3/4 भाग है, वो पूरा जल से भरा हुआ है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। विश्व के जल का कुल 96.5 भाग महासागरों में है जो लवणीय है। यानी कि जो विश्व का पूरा जल भाग है उसमें 96.5% जो हमारे महासागर हैं उसमें लवण पाया जाता है, और जो बाकी मात्र 2.5% जल अलवणीय है, जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, हिम नदियों और पर्वत शिखरों पर बर्फ की चादरों के रूप में पाया जाता है। और बाकी जो 2.5% जल है वो अलवणीय है, यानी कि उसमें लवण नहीं पाए जाते हैं, और वो सब हैं अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड, हिम नदी और पर्वत शिखरों पर पाया जाता है। यही जल पिघलकर नदियों के माध्यम से हमें मिलता है। भूगर्भ में शुद्ध और मीठे जल के रूप में भौम जल का भंडार है। भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है वो शुद्ध होता है और मीठा होता है, जिसको कि हम लोग पीते हैं, जिसका उपयोग हम जलकूपों तथा हैंड पंपों के द्वारा करते हैं। ये तो सबने देखा होगा कि हैंडपम्प से जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है, और वो पानी हमेशा शुद्ध और मीठा होता है। तो ये हो गया हमारा जल संसाधन। अब हम आते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के जल संसाधनों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण यानी कि जब स्वतंत्रता हमारे देश को मिल गई, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि नगरीकरण होने लगा, यानी कि नगरों का निर्माण होने लगा, और औद्योगिकरण यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे चलने लगे। तो उससे हमारा जो जल संसाधन था वो किस तरह से प्रभावित हुआ। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उद्योग लगाकर अलवणीय जल संसाधनों का दोहन किया। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी जब कंपनियां लग गईं तो उसमें उद्योग लोग करने लगे, और उससे क्या हुआ, जो हमारा अलवणीय जल था जिसमें लवण नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जलों का प्रयोग वो लोग करने लगे। दूसरा है, इसमें उद्योगों को चलाने के लिए बनाई जाने वाली बिजली ने इन जल संसाधनों का उपयोग किया। और जो उद्योगों में, जो भी इंडस्ट्री में लगती थी बिजली, तो वो इसी जलों से लगने लगी, इसी जल संसाधन से लगने लगी, और इसका उपयोग होने के कारण जल संसाधन धीरे धीरे क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। तीसरा पॉइंट है, नगरों की बढ़ती संख्या तथा जनसंख्या के कारण पानी की बढ़ती खपत ने जल संसाधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। और ये भी हमको सब पता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। तो इस कारण भी पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, लोग पीने लगे पानी, और बाकी जो भी जीने के लिए जितना पानी की ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा लोग पानी की बर्बादी करने लगे। तो इससे भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बुरी तरह हमारा जो जल संसाधन थे वो प्रभावित हो गए। अब हम आते हैं कि जल भाव क्या है और जल भाव किसे कहते हैं, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। तो जल की दुर्लभता को जल भाव कहते हैं।
जलाभाव यानी कि जल का अभाव। जलाभाव यानी कि जब जल कम हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे जला अभाव। कम वर्षा वाले तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र जल प्रभाव से ग्रस्त रहते हैं। जहाँ पर कम वर्षा होती है और जहाँ पर सूखा हो जाता है, जहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जल की जो होती है वो कमी हो जाती है और जलाभाव हो जाता है। स्वीडिश विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। तो स्वीडिश के एक विशेषज्ञ हैं फॉल्कन मार्क, जिन्होंने कहा है कि जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1600 घन मीटर के बीच जो है जल उपलब्ध होता है। 1000 से 1600 मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। वर्षा की मात्रा में मौसमी एवं वार्षिक परिवर्तन होने तथा समय और स्थान के अनुसार जल संसाधनों की उपलब्धता में असमानता होने के कारण जल अभाव होना स्वाभाविक है। अगर वर्षा ऋतु में वर्षा कम होती है या मौसमी परिवर्तन हो जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल के जो संसाधन होते हैं उनकी जितना भी उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। और इसके क्या कारण हैं, क्यों जल अभाव हो जाता है? पहला कारण है वर्षा की मात्रा अपर्याप्त होना। जब वर्षा जो है पर्याप्त नहीं होगी, जितनी ज़रूरी होती है उतनी वर्षा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा। दूसरा कारण है इसमें तीव्र गति से बढ़ गई जनसंख्या के कारण जल की मांग बढ़ जाना। और जितनी हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो उसी के हिसाब से हमको जल की भी आवश्यकता होगी, तो इसी कारण भी जल का अभाव हो जाता है। तीसरा है व्यापारिक फसलें उगाने के लिए अधिक जल की खपत करना। और आजकल जो कॉमर्शियल खेती करते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप उगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो इस कारण भी जल का अभाव हो जाता है। चौथा पॉइंट है इसमें नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में जल की खपत कई गुना बढ़ जाना। ये तो अभी हमने बताया कि नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग कर लिया जाता है, उसकी खपत हो जाती है, तो इससे भी जल का अभाव हो जाता है। फिफ्थ है नलकूपों से सिंचाई करने में भौम जल का अंधाधुंध विदोहन करना। और क्या करते हैं लोग, नलकूप से जब सिंचाई करते हैं तो जो भूमि के अंदर का जल होता है यानी कि भौम जल, उसका बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं आवश्यकता से ज़्यादा, तो उससे भी जल का अभाव हो जाता है। और 6 इसमें है लास्ट पॉइंट कि वर्षा जल संचयन का उचित प्रबंधन ना होना। और जो वर्षा का जल होता है उसका जो है वो वेस्ट हो जाता है, उसका कोई संचयन नहीं करता है, तो इस वजह से क्या होता है, जल का अभाव हो जाता है। और यही कारण है कि जिससे जल अभाव हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों हमारे देश में अलाभकारी सिद्ध हुई। तो इसमें है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक विकास और जन कल्याण की गंगा बहाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्धन भारतीयों को दरिद्रता से उभारने के कारण भले ही आधुनिक मंदिर बनकर उभरी हैं, परंतु इनके अनेक दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी कि जिससे कि कहा जाता था कि जो हमारी गरीबी है भारत की वो दूर हो जाएगी, और उसको एक मंदिर की तरह लोगों ने माना कि वो एक मंदिर की तरह काम करेगा गरीब लोगों के लिए, उससे धन आएगा, उससे वो लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे, उनका आर्थिक विकास होगा। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा क्या हुए, बहुत बुरे परिणाम आए, उसके रिजल्ट्स जो आए वो बहुत ही बुरे आए।
तो क्या क्या रिजल्ट्स आए? पहला है, बांध बनाने से नदी की पेटी में तलछट जमा हो जाने से उत्पन्न बाढ़ जन धन का महाविनाश कर डालती है। तो जब बांध बनता है तो उसमें नदी की पेटी में क्या जमा हो जाता है? तलछट जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी जितनी जन यानी कि लोगों की बहुत ज़्यादा क्या होता है, विनाश हो जाता है, मर जाते हैं लोग। तो इस कारण क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती है। दूसरा है, बाढ़ नगरों, बस्तियों, खेतों, कारखानों को नष्ट कर देती है। और जब ये जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं में बहुत बड़े बड़े बांध बन जाते हैं तो इससे जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो नगर होती हैं, बस्तियां होती हैं, खेत में सब पानी भर जाता है और वो पूरा नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है, नदियों के मार्ग परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्र सूखे की आपदा सहन करते हैं। और जब जो नदियों का पानी जो कि खेतों में नहीं जाता है, नहीं पहुंच सकता है ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण, तो क्या होता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति होती है जिसमें कि कोई भी खेती नहीं की जा सकती है। और इसमें लास्ट क्या था दुष्परिणाम, वो भी देख लेते हैं। विशाल बांध वृक्षों के विनाश, लोगों के विस्थापन तथा जन आंदोलनों का कारण बन जाते हैं। जो ये इसमें जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े ऊंचे बांध जो हैं वो बनते हैं, जिससे कि क्या होता है, वृक्षों का विनाश हो जाता है और बहुत सारे क्या होते हैं, लोगों में विस्थापन हो जाता है और जन आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं। इसी कारण सरदार सरोवर आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन इसी के परिणाम हैं। तो ये सब जो हैं, ये आंदोलन इसी के कारण होते हैं और यही सब दुष्परिणाम हैं जिससे कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थीं वो आधुनिक भारत के मंदिर होते हुए भी बहुत ज़्यादा क्या हुई, अलाभकारी सिद्ध हुई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वर्षा जल संग्रहण, कि हम वर्षा के जल को कैसे संग्रहित करेंगे जिससे कि हम बाद में उसको प्रयोग ला सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण से आशय है उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके द्वारा व्यर्थ बहकर जाते वर्षा के अपार जल को एकत्र करके उसे भावी आवश्यकताओं हेतु संचित किया जाता है। जो पानी वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है तो वो फालतू में वेस्ट ना हो, वो जो नालियों में ना बह जाए, तो उसको क्या करते हैं, उसको एकत्र किया जाता है जिससे कि हम उसको जब आवश्यकता हो तो हम उसका प्रयोग कर लें। वर्षा जल को व्यर्थ बहने से बचाने, जल की उपलब्धता बनाए रखने तथा जल को प्रदूषण से बचाने का रामबाण उपाय है वर्षा जल संरक्षण। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्षा का जल है, जो बरसात का पानी है, हम उसको व्यर्थ ना बहाएं, उसको हम लोग क्या करें, उसको ऐसी हम लोग सिस्टम बनाएं, ऐसा मैनेजमेंट बनाएं कि हम उसको उस जल को सुरक्षित और संग्रहित रख सकें, जिससे कि क्या होगा कि जल का प्रदूषण भी नहीं होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा जल संरक्षण। भारत के विभिन्न प्रदेशों में वर्षा जल संरक्षण का निम्नवत किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वर्षा का जल संग्रहित होता है भारत के राज्यों में। पहला है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था को अपनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जल पे ही जो जल होता है वर्षा का वो छतों में स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत वर्षा का जल छत के माध्यम से टांका में एकत्र कर लिया जाता है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग खेतों को सींचने तथा वर्षा जल का उपयोग करने के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि जो पानी होता है बाढ़ का,
उसको उसका यूज़ कर लेते थे कि खेतों की सिंचाई करने में, और उसका उपयोग कर लेते थे जब भी उनको आवश्यकता होती थी। तीसरा है, पश्चिम भारत में वर्षा जल संग्रहण हेतु तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। जो पश्चिम भारत था उसमें क्या होते थे कि वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाते थे। चौथा है इसमें पॉइंट, अनेक स्थानों में खेतों में गड्ढे बनाकर उनमें वर्षा जल संग्रहित करके उससे सिंचाई की जाती है। तो जैसे कि ये छत में ही बना लेते थे लोग टांका लगा के, तो इसमें अब क्या होता है कि लोग जो है खेतों में ही गड्ढे बना कर उसमें वर्षा का जल संग्रहित कर लेते हैं और उसको सिंचाई के उपयोग में ले आते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट है, कर्नाटक के गंडाथुर गांव में ग्रामीणों ने आज भी अपने घरों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। कर्नाटक में गंडाथुर गांव है, उसमें क्या करते हैं लोग अपने निजी जीवन के लिए अपने घर में ही वर्षा का जल संग्रहित कर लेते हैं। इसमें छत का जल पाइप द्वारा भूमिगत टैंक में एकत्र कर लिया जाता है। इसमें जो वर्षा का जल होता है वो जब छत से जाता है नीचे तो उसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और कहाँ कर देते हैं कि एक भूमि के नीचे एक टैंक बना लेते हैं, उसी में वो सारा पानी स्टोर कर लेते हैं। और सिक्स्थ इसमें पॉइंट है, तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में वर्षा जल संग्रहण के ढांचे बनाने अनिवार्य कर दिया गया है। तो तमिलनाडु में क्या होता है कि वहाँ पर ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सब लोग जल संग्रहित करें और उसके लिए ढांचे बनाएं, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। तो अब आप लोग भी ऐसा करिएगा कि वर्षा के जल को संग्रहित करिएगा और उसका उपयोग फिर बाद में अपने निजी जीवन में या खेतों में या कहीं भी उसका उपयोग हो तो उसको यूज़ कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कि जल प्रबंधन क्या है। व्यर्थ बहकर जाती असीमित जल राशि, भौम जल तथा भूस्तरीय जल संसाधनों का उचित व्यवस्था द्वारा रख रखाव करना जल प्रबंधन कहलाता है। तो हम कैसे अब जल को संग्रहित तो कर लेंगे, लेकिन हम उसको किस तरह से उचित व्यवस्था उसकी करते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं, तो ये हो जाता है जल प्रबंधन। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2002 ईस्वी की जल नीति के अनुसार जल प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान दिया है। एक नीति बनाई है भारत ने, जल नीति 2002। उसमें ये है कि कैसे हम जल को प्रबंधित कर सकते हैं। तो ये इन बिंदुओं से स्पष्ट होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, भौम जल तथा भूस्तरीय जल का समुचित उपयोग करना। जो भूमि का जल है या भूमि के ऊपर का जल है तो उसको किस तरह से उपयोग करना। दूसरा है, जल अभाव वाले क्षेत्रों की जल आपूर्ति जल से संपन्न क्षेत्रों से करना। तो जहाँ पर जल की कमी है और जहाँ जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ से उस जल को भेज देना उन क्षेत्रों में जहाँ पर जल की कमी है। तीसरा पॉइंट है, जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाना। जल प्रदूषण कैसे हो जाता है, जो औद्योगिकरण के कारण होता है, तो उसको भी नियंत्रित करना। चौथा पॉइंट है, वर्षा जल का वैज्ञानिक ढंग से संचयन करना। और वर्षा जल को कैसे करना, साइंटिफिक तरह से उसका संचयन करना। फिफ्थ पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, राष्ट्र को सूखे की आपदा से बचाना। और पूरे राष्ट्र को क्या करना है कि हमको उसमें सूखे का संकट से बचाना है, सूखा ना आए इसके लिए हमको प्रयत्न करने हैं। तो ये सब था जल प्रबंधन की नीति 2002, जो कि जिससे कि जल प्रबंधित किया जा सकता है और जल का संचयन अच्छे से किया जा सकता है।
तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन वेट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।